उसको इस देश में हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को साथ में लेकर चलने की। इसी प्रकार से दबे कुचले वर्ग को मदद करना और उनका हाथ बटाना और उन पर अन्याय और अत्याचार जो होता है उसको दूर करने के लिए पूरे देश में एक असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से हमारे उदित राज सर जी जब से बने हैं तब से एक पूरे देश में परिवर्तन का माहौल बना है। और उस माहौल को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए और उनके ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को दूर करने के लिए उदित सर दिन और रात प्रयास कर रहे हैं। तो आपके सामने वो अभी महाराष्ट्र के इश्यूज जो कि कामगार के इश्यूज है और देश लेवल के जो इश्यूज है, जिस तरह कामगार विरोधी बीजेपी सरकार ने जो कायदा बनाया है, बहुत सारे इश्यूज है जो आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। माननीय राहुल गांधी जी का एक सपना है कि जो इस देश के अंदर 94% वर्क फोर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में। मनरेगा में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में। ऑटो ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत बढ़ गया है, ओला उबर जब से आए हैं। और सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लोग आए हैं, जैसे आपका अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारे इस तरह से। इसके अलावा वेंडर्स की संख्या बढ़ी है, डोमेस्टिक हैं। तो भारत सरकार के हिसाब से 38 करोड़ हैं। हालांकि हम इसको ज्यादा मानते हैं, चूंकि भारत सरकार इस मामले में नोटोरियस है कि डाटा को छुपा देना, गायब कर देना। मैं 38 करोड़ को हिसाब से ही चलता हूं। अगर तो बहुत बड़ी संख्या होती है, लगभग 1/3 देश की वोटर्स की संख्या है, 40%। एक गेम चेंजर हो सकते हैं। इनको कोई सेफ गार्ड्स नहीं है। कामगार तो हैं लेकिन सेफ गार्ड्स नहीं है। इनका कोई रेगुलर वेजेज नहीं है और सर्विसेज नहीं रेगुलर, पीएफ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल नहीं है, वेजेज फिक्सेस नहीं है। यानी किसी तरीके से इनको गार्ड्स, सेफ गार्ड्स कहते हैं, नहीं दिए। और जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो कांग्रेस के सरकार ने दिए हैं, चाहे वो 1996 में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की बात हो, 2008 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, राइट टू फूड भी मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूं। फिर ई श्रम कार्ड है जो भी 2008 में वो भी कांग्रेस की सरकार के द्वारा लाया गया था। लेबर कार्ड की जो पॉलिसी है, मनरेगा है, जितना भी सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इस इतने बड़े तबके के लिए किया है, वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। मनरेगा को आज की जरूरत कम से कम 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 25,000 करोड़ घटाया गया इस बार। 72 या 73,000 करोड़ किया गया, जबकि और बढ़ाना चाहिए। पिछले वर्ष की डिफिसिट है। कई राज्यों को ने जितना खर्च किया था उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस बैकग्राउंड में इसको राहुल जी ने, कांग्रेस ने जिम्मेदारी मुझे दी है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बद्रुजुम्मा जी हैं, आप सुशील कुमार शिंदे जी हैं। बड़ी जल्दी हमारी नेशनल टीम में वैसे हैं, काम कर रहे हैं नेशनल टीम में, लेकिन ऑफिशियली नहीं, लेकिन ट्रेड यूनियन के लीडर है सुशील शिंदे जी, ये हमारे साथी हैं। तो महाराष्ट्र सरकार में कुछ समस्याएं हैं, जिसको उसको भी, जैसे 2011 में यहाँ पर डोमेस्टिक बोर्ड बना था 2011 में, और 14 में उसका समय समाप्त हुआ है।
हम उसके एक्सटेंशन की मांग करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर की संख्या बहुत बड़ी संख्या है और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड का उसका जो रिन्यूअल नहीं हो पाया है, जो रजिस्टर्ड हुए थे कोविड की वजह से उनका तुरंत रिन्यूअल किया जाना चाहिए। और जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है 69,000 एम्प्लॉइज हैं और चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है और ये जब बेचने का प्रयास किया जा रहा है इसका हम विरोध करते हैं। चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पूरा नेशनल सपोर्ट मिला है और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन को भी नेशनल सपोर्ट मिला है और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। चंडीगढ़ में जिस कंपनी को दिया जा रहा है वह कंपनी 5 रुपए 7 रुपए से कम की यूनिट पर यूनिट बिजली देती नहीं और वर्तमान में चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है 2.5 रुपए यानी 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट दे रही और उसके असेट्स 20,000 से लेकर के 25,000 करोड़ है और बेचने की तैयारी है 800 करोड़ में। ये लूट है, ये मोदी सरकार के द्वारा लूट है। उसी तरीके से महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचने का जो प्रयास चल रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं। तो निजीकरण का क्या परिणाम हमारे सामने आए यूक्रेन के मामले में? सरकार के पास में कोई एयरलाइंस है नहीं, अब दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ा और नवीन हमारा एमबीबीएस करने गया लड़का उसका मारा गया है, उसको किल कर दिया गया। यूरोप और अमेरिका के कोई नागरिक नहीं फंसे हैं, हमारे अभी मुश्किल से 4,000 लोगों को निकाल पाए और ये सरकार सोती रही है। अमेरिका जनवरी में वार्निंग दे दिया था और हमने वार्निंग दिया 1 महीने बाद, जब तक फंस चुके थे सब लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव ज्यादा जरूरी है इनके पास। महंगाई रोकना नहीं है, विकास बंद पड़ा हुआ है उसकी चिंता इनको नहीं है और बेरोजगारी इतना भयंकर है, लेकिन इनको केवल चुनाव प्रचार है। जब लीबिया में हमारे लोग फंसे थे किस तरह से निकाला गया था, कई बार ऐसा हुआ था जब यूपीए की सरकार थी तो त्वरित कार्रवाई हुई थी, लेकिन आज हमारे बच्चे वहां पर पिटाई हो रही, 3 लड़कियां अगवा कर ली गई, पता नहीं लग रहा किस तरह से वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से में वायरल हो रहा, खाने बिना परेशान हैं वो लोग। तो यहाँ की कुछ मीडिया ऐसी है कि वो पिक्चर नहीं दिखा रही, लेकिन उनके वीडियो निकल के आ रहे हैं तो दिल बहुत खराब हो रहा देख करके कि पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन इसलिए खुश नहीं है। यूक्रेन भी भारतीय छात्रों को ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ भारत नहीं खड़ा है, भारत न्यूट्रल पोजीशन में। पोलैंड यूक्रेन के साथ, तो पोलैंड के बॉर्डर पर इनको डंडे मारे जा रहे। रोमानिया की भी पोजीशन है। तो इस तरह से हमारे 20,000 स्टूडेंट्स को वहां पर छोड़ दिया गया। मोदी जी कहते हैं कि बाहर पढ़ने क्यों नहीं जाते, तो ये तो मूर्ति बनाने में लगे रहते हैं और स्मारक बनाने में लगे रहते हैं। अगर इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाए होते तो बाहर क्यों जाते? तो ये जो वर्तमान में इस समय संकट से गुजर रहा है, भारत बहुत ही संकट से गुजर रहा है, उसमें से मैं समझता हूं सबसे ज्यादा असुरक्षित इस समय असंगठित कामगार, क्योंकि मनरेगा में भी जगह जगह पर मनरेगा के काम ठप पड़े हुए हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड जाना चाहिए तो ट्रांसफर नहीं हो पाया। पिछले वर्ष का भी एरियर बाकी पड़ा हुआ। ऐसे में सबसे बुरी स्थिति अगर किसी वर्ग की इस देश में इस समय है, वो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की। एम्प्लॉइज का हमारी पहली सरकार है, जब बीजेपी की सरकार आती है, नौकरी करने वाले पत्रकार हो, प्रोफेशनल हो, सब हमला होता है।
वाजपेयी की सरकार आई थी, पेंशन खत्म कर दिया गया था। हमारी राजस्थान की सरकार ने पेंशन की शुरुआत किया है। वरना कर्मचारी नौकरी तो करता है, लेकिन वो उसके मन के अंदर या उसमें फ्यूचर की कोई सुरक्षा नहीं रहती। और यही नहीं, जो छठवां वेतन आयोग है, इन्होंने गठन नहीं किया था। यानी छठवां वेतन आयोग वाजपेयी सरकार को करना चाहिए था। मनमोहन सिंह सरकार ने आकर 2006 में किया, जो 2003 में होना चाहिए। इतने ज्यादा आम जनता विरोधी हैं, कामगार विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी हैं। वो 8वां वेतन गठन होने वाला नहीं है। तो वाजपेयी सरकार ने उस समय पेंशन खत्म किया था। पेंशन नहीं मिलती है कर्मचारियों को। और अब कांग्रेस की पहली सरकार, जो वाजपेयी सरकार का जो की गई पेंशन खत्म की, उसको बहाल किया। हम 2024 में आएंगे तो पूरे देश में पेंशन बहाल करेंगे, केंद्र सरकार में भी पेंशन बहाल करेंगे। हम अडानी अंबानी का अंबार लंबा चौड़ा करने नहीं है। सारा इस देश की संपत्ति अडानी अंबानी के हाथ चली जा रही। सारा निजीकरण हो रहा उन्हीं के द्वारा। बीपीसीएल का जो यहां बम्बई रिफाइनरी है, इसका भी प्रयास किया जा रहा बेचने का। मैं ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं कि प्रॉफिटेबल पीएसयूज बेचे जा रहे हैं। किस लिए बेचे जा रहे हैं? नौकरी जा रही है, एक कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा, कोई भी आइटम होगा 2, और तीसरी बात है कि सरकार का एसेट है वो प्रॉफिट में है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट वैल्यू है बीपीसीएल का, लेकिन इसको 50-60 हजार करोड़ में बेचना चाहते, जबकि पिछले वर्ष एक साल में 19,000 करोड़ का लाभ हुआ है। तो जिस तरह से एयरलाइंस बिक गई, पहले ऐसा था एयर इंडिया को जब ऑर्डर करते थे जाकर के लोगों को साल्वेज कर लेती थी। अब किससे बात करें? अगर ऑयल सेक्टर भी चला गया अंबानी इन लोगों के साथ, तो इस देश में एक परिस्थिति का ऐसा जन्म होगा कि बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस, बाकी सब आप लोग, हम लोग, पॉलिटिशियन सहित एक तरह से बेघर और भिखारी हो जाएंगे। इनका कंट्रोल होगा। क्या उस तरह का भारत हम चाहते हैं? तो पूरे देश के असंगठित कामगारों को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इकट्ठा किया जाएगा। सुशील कुमार शिंदे जी के नेतृत्व में जल्दी ही पुणे में ऑटो सेक्टर के द्वारा एजिटेशन चालू होगा। यहाँ बंबई में जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। उनको बैठने नहीं दिया जाता। न तो जो बेंडिंग एक्ट है 2013 और 14 का, उसको लागू ठीक से नहीं किया गया है। रेगुलर उसका इलेक्शन किया जाना चाहिए। 3% लैंड का स्पेस ही नहीं दिया जाना चाहिए। और इनको अगर कहीं से डिस्टेबलाइज किया जाता है तो कम से कम 1 महीने की नोटिस किया जाना चाहिए, क्योंकि राइट टू लिव ए फंडामेंटल राइट जो छीना नहीं जाता। लेकिन देखा जाता कि जब अभियान कारपोरेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, तो इमीडिएटली इनको रूट आउट कर दिया जाता है। तो ये 2 एजिटेशन का प्लानिंग योजना भी यहाँ से बनाई जा रही। आज बदरुज्जमा जी के आह्वान पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश का, आज कार्यकर्ता बैठक भी है। इसके बाद तो इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करके जब फैसला होगा तो जिले में जाएगा, जिले में भी ये बातें ले जाएगी, और जब फैसला हो जाएगा तब एजुटेशन का डेट वगैरह आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। धन्यवाद।
यदि आप लोगों के प्रश्न है थैंक यू, धन्यवाद। सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं। सिंगल हाँ, सिंगल सिंगल ले सकते हाँ लीजिए, सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं। हैं। और आप पकड़ लीजिए। ये हमारा हाँ सिंगल चलो। उधर आ जाए कि यहीं कर लें?